और हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके साथ देना चाहूंगा। अभी एक आईपीओ आया है 2 दिन पहले। उस आईपीओ का नाम है हेम्प बायो लिमिटेड। हेम्प बायो लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, आप में से कितने लोग सोचते हैं मेरी कंपनी छोटी कंपनी है, मेरी कंपनी तो लिस्ट हो ही नहीं सकती? प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें। जितने लोगों को लगता है मेरी तो बहुत छोटी सी कंपनी है, तो मेरे तो सिस्टम्स ठीक नहीं है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, या मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो क्या हमारी कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं? या उनको लगता है नहीं, मेरे तो मतलब मेरे कंपनी में पैसे कौन लगाएगा, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास नहीं करता, तो दूसरे लोग मेरे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? तो जितनों को भी लगता है, आप चैट बॉक्स में लिखें मी, यस मेरी कंपनी, प्लीज। हिमांशु जी, हरीश जी, यस प्लीज। आई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव सेशन, और आप मेरे साथ रहें। और मैं आपको सेशंस के बाद इंश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप एक नए नजरिए के साथ आज हम इस पॉइंट्स को हम क्लोज करेंगे। तो बस रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप मेरे साथ रहें 2 घंटा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, और सबको लगता है मेरी छोटी कंपनी है, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, हेम्प बायो लिमिटेड। आप गूगल पे सर्च कर लेना, HAMPS, हेम्प्स बायो लिमिटेड। इस कंपनी का अभी आईपीओ लॉन्च हुआ है, अभी ये लिस्ट भी कंपनी नहीं हुई है अभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी का आईपीओ 6 करोड़ रुपए का आईपीओ आया अभी, ओनली 6 करोड़ रुपीज का। और आप जान के बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, इस कंपनी की टर्नओवर लास्ट ईयर 6.5 करोड़ रुपीज टर्नओवर थी, और 50 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट था। केवल 50 लाख के प्रॉफिट के ऊपर और 6.5 करोड़ रुपीज के ऊपर ये कंपनी का अपना आईपीओ लेके आई है। अब मैं आपसे दोबारा से फिर पूछना चाहूंगा, अभी भी आपको लगता है मेरी कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती? देखिए, मेरा काम है बिलीफ सिस्टम को तोड़ना। मैं आईपीओ की बात नहीं करूंगा आज, मैं केवल ग्रोथ की बात करूंगा और एक माइंडसेट की बात करूंगा। हम सोचते हैं हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम कोई बड़ी कंपनी नहीं है, हमारे प्रॉफिट्स कम है, हमारे यहाँ झोल झाल है, हमारे यहाँ टैक्सीबिलिटी का इश्यूज रहता है, तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट मैंने एग्जांपल के साथ स्टार्ट क्यों किया, कि ओपन है, आप खुद से जाके सर्च करना, हेम्स बायो लिमिटेड, एक छोटी सी कंपनी जो 6.5 करोड़ रुपए का उनका आईपीओ साइज है, टर्नओवर है, 50 लाख का प्रॉफिट है, और वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। और उससे भी ज्यादा सरप्राइज मैं आपको और देना चाहता हूँ, यू विल गेट सरप्राइज। कितना पैसा कलेक्ट किया, उसमें सब्सक्रिप्शन आया होगा? आप चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कितना पैसा 6 करोड़ के बदले उनके पास सब्सक्रिप्शन आया होगा? प्लीज, all are requested to please be with us. I ensure you it will be a life changing program for all of you. 16,000 करोड़ दीपक जी लिख रहे हैं। दीपक जी, इतना पैसा तो नहीं आया है, बट डेफिनेटली काफी पैसा आया है इनके पास, ये काफी ज्यादा आपने लिख दिया। 6,000 आईपीओ के बदले ये कंपनी, फेक कंपनी नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। 6 करोड़ के बदले उनके पास 1050 टाइम्स 6,000 करोड़ रुपीज उनके पास इकट्ठे हुए हैं। गरिमा मैम बिल्कुल ठीक कह रही है, 1000 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 6,000 करोड़ रुपीज उनका आया है उनके पास। और ये जो शेयर लिस्ट होने जा रहा है, ये 20 तारीख को लिस्ट हो चुका है, सॉरी लिस्ट भी हो चुका है। और इसका जो प्राइस है 101 रुपये चला गया, यानी कि 51 रुपीज का शेयर था। फर्जी कंपनी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और लिस्ट होते ही ये 100% प्रीमियम पे खुला है, 101 रुपये का शेयर बन गया, और जो 51 रुपीज का शेयर था, यानी कि 6.5 करोड़ की कंपनी, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट, 6 करोड़ का आईपीओ, 6,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन, और पहले दिन 100% प्रीमियम। ये मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं आपको कुछ बताने की जरूरत है, आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ने की रिक्वायरमेंट है। भाई वो कंपनी जब आईपीओ ला सकती है, तो मेरी कंपनी में क्या कमी है? जो मुझे लगता है जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं,
या तो उसकी सिचुएशन में होंगे या उससे बड़े होंगे या छोटे मोटे भी हो सकते, उससे कम भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे कम तो नहीं मिलेंगे हम। तो जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ सकती है, सब्सक्राइब भी हो सकता है और 100% प्रीमियम पे ओपन भी हो सकता है, तो हमारी कंपनी में क्या कमी है? तो मेरा आप लोगों से बताने का पर्पज इतना है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं हम हमारी कंपनी एक अच्छी कंपनी नहीं है, हम अपनी कंपनी के बारे में खुद से ही अच्छा नहीं सोचते। जब आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से आप नहीं सोचोगे, तो कोई दूसरा आपके बारे में कैसे सोच सकता है? तो ये मैं थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके इसके बारे में से बात करें, ताकि जो आप बात करेंगे इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला, इसका फायदा मुझे भी मिलेगा और इसका फायदा उन सब लोगों को मिलेगा जो लोग हमारे यहाँ पे सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं और जो बाद में यूट्यूब पे इसको देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अनम्यूट करके अपने आप से इस टॉपिक के बारे में बात कर सकता है, जिसको भी ये लगता है यस मेरी कंपनी छोटी है, या उनको अभी भी कुछ इश्यू लगता है, प्लीज। एनीवन? आई एम जस्ट वेटिंग। आपसे जो है मुझे सर कह रहे हैं मेरी वैल्यू। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? बोलो बिहार में नेट। रमन कुमार दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कहीं और बात कर रहा था, एक सेकंड। ओके सर। तो सुनील जी, आईपीओ लॉन्च करने के लिए हमारे पास मतलब क्या मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए? कुछ बेंचमार्क है या किसी भी रेवेन्यू पे हम लिस्ट कर सकते हैं? देखिए सर, ऐसा कोई लैंडमार्क या कोई बैरियर नहीं है। अभी सेबी की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कम से कम आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी 2 years फ्रॉम लास्ट 3 years, 3 साल में से अगर आपका 2 साल में 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है, तब आप आईपीओ में जा सकते हो। तो इस कंपनी ने जो आपने हेम बताई है, ये 50 लाख का प्रॉफिट शो किया है यस, इन्होंने क्योंकि प्रॉफिट। अभी अभी ये जो सेबी की मीटिंग कल परसों हुई थी, तब इन्होंने ये पॉइंट रेज किया है, उससे पहले ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि 2 साल का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए? यस, कम से कम 3 साल में से अगर आपका प्रॉफिट 2 करोड़ 1 करोड़ प्लस है, देन यू कैन गो फॉर आईपी। अच्छा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट। Here we are talking about the operating profit before EBITDA. I'm talking about EBITDA before interest and depreciation. अच्छा, अच्छा, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यू हैव टू हैव लास्ट के 3 सालों में 1 CR का आपका प्रॉफिट बुक्स में रजिस्टर होना चाहिए टू अप्लाई फॉर Yes, एन आईपीओ। yes, yes. तो अच्छा, दिस हैज नथिंग टू डू विद द रेवेन्यू। nothing, दिस हैज nothing, nothing. ओनली प्रॉफिट 1 CR का आपको 3 साल के अंदर आना चाहिए। Yes, yes. Only this is the only criteria. हमारे को वैल्यूएशंस क्या मिलने वाली है, हमारे को पी क्या मिलने वाला है, वो सब चीजें अलग है। 3 साल का कलेक्टिवली कि हर एक साल 1 करोड़ का? मतलब 3 साल में से किसी भी 2 साल के अंदर आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। तो शैल आई कंटिन्यू? यस ओके। प्लीज। तो सर मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम के साथ आपसे बात की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक 1047 कंपनीज एसएमई आईपीओ के थ्रू लिस्ट हो चुकी हैं एक्सचेंज में, वेरियस एक्सचेंज में, और अभी तक 16,500 करोड़ रुपीज का वो रिवेन्यू फंड जनरेट कर चुके हैं। इनका मार्केट कैप 3.25। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
तो अभी तक सर 1047 कंपनीज अपने आप को लिस्ट करा चुकी हैं एक्सचेंज में, और 16,500 करोड़ रुपीस का फंड रेज कर चुकी हैं, जिनका मार्केट कैप आज की डेट में 3.25 लाख करोड़ रुपीस का है। अभी तक आउट ऑफ दैट 60 कंपनीज का रिवेन्यूज 2000 करोड़, 60 कंपनी 2000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशंस पे हैं। मोर देन 85 कंपनीज 1000 करोड़ की वैल्यूएशंस पे हैं। 185 कंपनीज 500 करोड़ की वैल्यूएशंस पे हैं, और 794 कंपनीज 400 करोड़ की वैल्यूएशंस पे हैं भी हैं। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सी ए सुनील गुप्ता है, और हम आईपीओ एडवाइजरी सर्विसेज में डील करते हैं, और मेरा काम आईपीओ मेंटरिंग करना है कंपनी के लिए। उसके साथ हमारा मैं स्पीकर हूँ आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, और वेरियस हमने सेमिनार्स दिए हैं आईसीआई में। और मैं स्पीकर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसके साथ में 500 प्लस सीएस और सीएस को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और 500 प्लस बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और वी हैव कंडक्टेड मोर देन 300 1-to-1 मीटिंग्स विद ऑल बिजनेसमैन एंड मेंटरिंग कर चुका हूँ आईपीओ के ऊपर। तो हमारा काम है आईपीओ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड टू एंड आईपीओ सर्विसेज देना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करना, पर्सनलाइज सोल्यूशन देना, और इंडस्ट्री वाइज हमें नॉलेज और हाई क्वालिटी स्ट्रेटजी बना के एडवाइस करना। ये सब हमारा काम है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं जब भी पीपीटी स्टार्ट करता हूँ तो एक कहानी सुनाऊंगा, तो मुझे लगता है सबका इंटरेस्ट बनता है और उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं इस स्लाइड्स के अंदर भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। तो उसमें एक गरीब आदमी था जो काफी गरीब था। उसके पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी खाने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बट उसके साथ एक अच्छी बात क्या थी, वो भगवान शंकर की काफी पूजा करता था और डेली भगवान का ही नाम लेता था। तो एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर उस रास्ते से जा रहे थे, तो माता ने देखा एक गरीब इंसान जा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो माता ने भगवान को कहा, भगवान ये आपका भक्त है, तो क्या आप इसको कुछ दे नहीं सकते? ये आपकी इतनी सेवा करता है, पूजा करता है। भगवान ने कहा, इसकी ना किस्मत में नहीं है, और साथ में इसको अपनी अपॉर्चुनिटीज देखनी नहीं आती। जो अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकता और अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, तो वो कभी भी कुछ मिलेगा नहीं, चाहे मैं उसके साथ क्यों ना हो। तो माता ने कहा, ठीक है, आप अपना काम करें, आप उनको छोड़ दो। तो भगवान ने माता के कहने से उनके रास्ते में खूब सारे गोल्ड के सिक्के रख दिए। तो माता ने कहा, भी रास्ते से जाएगा, उसको ये गोल्ड नजर आएगा और उठा लेगा, और ये पैसा अच्छा खासा इसके पास हो जाएगा, और लाइफ अपनी अच्छे से गुजार सकता है। तो बट जब वो बंदा जा रहा था तो उसने देखा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और कुछ दिनों में मैं अंधा हो जाऊंगा, और जब अंधा हो जाऊंगा तो मैं चलूंगा कैसे, ब्लाइंड, तो चलूंगा कैसे? तो उसने क्या किया, आंख बंद करके चलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे उसने आंख बंद करके चलना स्टार्ट किया, तो जो भी गोल्ड रास्ते में उसके रखा हुआ था, उसको वो क्रॉस करके चला गया। और उसके बाद उसने आंख खोली, उसने थैंक गॉड किया, भगवान का धन्यवाद किया, भगवान धन्यवाद, यानी कि मेरे को आंख बंद करके, यानी मेरी आंख भी चली जाएंगी तब भी मैं अच्छे से चल सकता हूँ। और ये बात बोल के वो आगे चला गया। तो माता ने भगवान से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तो माता ने कहा, इसको ना अपॉर्चुनिटीज देखनी नहीं आती, उसकी लाइफ में कब कैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जब उसको आंख खोल के चलेगा, कान खोल के देखेगा और आंख खोल के चलेगा, तो उसके सामने एक अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी जो ये देखना नहीं चाहता। इसलिए इसकी किस्मत में इसको ये नहीं मिला। तो ये बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहाँ पे हम चाह के भी ध्यान ध्यान नहीं लगाते, हमको छोड़ देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है। इस बात को रिजेंबल करते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप सब बिजनेस कर रहे हो, कोई किसी बिजनेस में है, कोई किसी बिजनेस में है, तो कोई ना कोई आपके दिमाग में कोई अपॉर्चुनिटीज क्लिक की होगी। आप किसी दोस्त से मिले होंगे, या आपके फादर ने बोला होगा। वो दिन आप याद करो जब आपने काम स्टार्ट किया था, किस तरह से काम स्टार्ट किया होगा, और आज आप सक्सेसफुल हो अपने काम में, अपने बिजनेस के अंदर। आप सोच के देखो, अगर वो दिन आप मिस कर देते, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते, तो आप आज वहां नहीं होते जहां पे आप। तो ये कहानी सबकी लाइफ में आपको मिलेगी। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो इसी तरह से है सर।
जो एसएमई अपॉर्चुनिटी, एसएमई आईपीओ नाम के जो अपॉर्चुनिटीज है, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे और हम उसको मिस कर देंगे तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। आप सबसे मैं अपील यही करूंगा, आप आज के सेशन में बने रहें और मैं कोशिश करूंगा आपको वो सब चीजें बताने की जिसका आपको जानने के लिए जरूरी है। और आप उसको अगर जानते हैं और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बिजनेस की ग्रोथ इंश्योर कर पाओगे। सो मैं बताना चाहता हूँ एसएमई आईपीओ की प्रॉब्लम क्या है। एसएमई आईपीओ की प्रॉब्लम एक माइंडसेट की है। आज की डेट में जो भी एसएमई ओनर्स है वो क्या सोचता है, वो दो चीजें सोचता है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, खर्चे को कैसे कम किया जाए। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं चलता। हमेशा उसके माइंड में ये चीज चली रहती है, कभी कोई स्टाफ छोड़ के चला गया, कभी कोई वेंडर का फोन पेमेंट के लिए आ रहा है, कभी कहीं पे पेमेंट फंस गई, कहीं पे कोई स्टॉक फंस गया, कहीं पे कोई जीएसटी वाले का फोन आ गया, तो इन सब चीजों में उलझा रहता है। एम आई राइट? तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव सेशंस। आई अगेन रिक्वेस्ट यू। Yes, Sunil ji, you are right. सो सर ये हमारा एक पेन एरिया है। तो जब हम अपने आप को यहीं पे देखते हैं, एक सेकेंड, कैपिटल एक्सेस, हम सब लोगों के पास पैसा कम रहता है, या तो हम अपनी कैपिटल से काम करते हैं या हम बैंक से कुछ लोन लेके काम करते हैं। तो अगर हम ये, हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर मिलता है 10 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का, आप शायद इस वजह से भी मना कर देते हो क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, नंबर वन, या हमारे पास पैसा नहीं है। इस कारण से हम ऑर्डर भी मना कर देते हैं क्योंकि ये तो मेरी औकात से बाहर है। तो क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कैपेबिलिटीज हमारे पास नहीं है, हमारे पास उतनी ही कैपेबिलिटीज है जितनी कैपेबिलिटीज एक बड़े बिजनेसमैन के पास होती हैं। बट क्योंकि हमारे पास फंड की शॉर्टेज है, इसलिए भी हम अपने बिजनेस में अच्छे बड़े स्केल पे हम काम नहीं कर पाते। डेब्ट एंड फाइनेंस की बात करते हैं। एक एसएमई ओनर्स काफी बैंक से लोन लेता है, फाइनेंस अरेंज करता है, जिसकी वजह से उसको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने से क्या होगा, आप थोड़ा सा महंगा माल बेचते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा एक स्ट्रेस बना रहता है हमारे ऊपर, कल कोई भी अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं और हमें लोन पे करना पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, लाइक कोरोना आ गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक एसएमई होने को स्ट्रेस भी रहता है। मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर है और कस्टमर आपको मार्जिन कम देता है, फिर आपके पास दोबारा से फिर फोन करता है, सर देखो ऐसा है, मुझे तो ये आइटम इतने रुपए की यहाँ से मिल रही है, अगर आप रेट कम करते हो तो ठीक है, नहीं मैं आपको इस आइटम को वहां से ले लूंगा। फिर आप सोचते हो यार मैं कैसे करूंगा, मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, मुझे सब चीजें देखनी है, तो हम क्या करते हैं, कम रेट में भी उसका काम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फंड्स का हमारे को शॉर्टेज है, बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, हमें किस्त हमें पे करनी है, तो हम कहीं ना कहीं लो मार्जिन पे भी काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी चैलेंज हम लोगों के साथ रहता है। और ब्रांड विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आप सब समझते हैं एज ए एसएमई हमारे को मजाक लगता है, यार एक छोटी सी कंपनी है, इस छोटी सी कंपनी में हम क्या ब्रांडिंग करेंगे, क्या विजिबिलिटी बनाएंगे और क्या क्रेडिबिलिटी करेंगे, क्योंकि हर चीज अपने हमें कॉस्ट मांगती है। मान लीजिए आपके पास एक पीआर एजेंसी आज आपके पास आती है और एजेंसी बोलती है आपको, सर हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, उसके बदले आपसे 15 लाख रुपए लगेंगे। आप सोचते हैं 15 लाख रुपए मैं कैसे दूंगा, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, इससे मैं वेंडर की पेमेंट कर दूं वही ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस नजर आते हैं उसके अंदर। तो ब्रांड विजिबिलिटी और क्रिएटिविटी तो एसएमई ओनर के लिए बनी ही नहीं हुई। कस्टमर एंड सेल्स रिलेशनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, आप सब जानते हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हो, तो बड़ा चैलेंजिंग रहता है रिलेशनशिप डेवलप करना, उनको टाइमली डिलीवर देना। तो कहीं ना कहीं किसी भी कस्टमर का फोन आपके पास आएगा तो मैं समझता हूँ काफी हद तक कंप्लेंट लेके ही आता होगा, सर ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। फिर पेमेंट को लेके इश्यूज रहते हैं कस्टमर्स के साथ। तो ये सब चैलेंज भी हमें एज ए एसएमई हम डेली बेस पे देखते हैं। वेंडर मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, सेम आपके जो वेंडर्स हैं, पेमेंट के लिए फोन करना या क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाना, टाइम से डिलीवरी डिलीवरी ना करना, तो ये सब चैलेंजेस आमतौर पे एसएमई ओनर्स को देखने पड़ते हैं। ऑटोमेशन की बात करते हैं, देखिए हमारे पास इतना बजट नहीं होता, हमारे पास कहीं ना कहीं फंड की शॉर्टेज रहती है, और उस वजह से हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते। क्योंकि ऑटोमेट करने का मतलब क्या हुआ, आप एक अच्छी टीम, प्रोफेशनल टीम हायर करोगे, आप एसओपीज बनाओगे, एसओपी बनाने के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, टीम की अलाइनमेंट करोगे, ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। बट क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, नंबर वन,
नंबर 2 मेरे पास टाइम भी नहीं है। दोनों रीजन से हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट भी नहीं कर पाते, डेलीगेट भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स भी हम एज ए एसएमई देखते हैं। नेटवर्क, तो नेटवर्क के बारे में आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अपनी नेटवर्क के बारे में सोचते हैं, हमारी पर्सनल नेटवर्क क्या है। काफी लोगों को तो मुझे लगता है नेटवर्क का शायद मतलब ही ना पता हो। पता है तो वेरी गुड। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों के पास एक अच्छी लगता है कि भी नेटवर्क के बारे में पता है और वो नेटवर्क पे ध्यान भी देते हैं। मैं आपसे नेटवर्क की बात नहीं करूंगा, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के पास नेटवर्क के बारे में जानते हैं और इसके बारे में रिव्यू करते हैं वीकली, मंथली या क्वार्टरली। प्लीज राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। हिमांशु जी करते हैं, वेरी गुड हिमांशु जी। I request all of you, please make it interactive sessions. It will be benefit for you, for me, as well as others. Please guide. Definitely, sir, I will guide you. अशोक गुप्ता जी भी चाहते हैं गाइड करना। ओके, थैंक यू। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, आप सब जानते हैं स्टाफ एट्रिशंस की काफी प्रॉब्लम रहती है। हम स्टाफ हायर करते हैं, 2 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 महीने में 3 छोड़ के चला जाता है। कहीं ना कहीं हमारे को चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसको 2, 4, 5 हज़ार रुपए की अच्छे से एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। एंड डेफिनेटली दे विल ऑल लीव अवर ऑर्गेनाइजेशंस। रमन जी कह रहे हैं मैं साल में 2 बार रिव्यू करता हूँ। ग्रेट रमन जी। एक अच्छा स्टाफ हम हायर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास फंड की शॉर्टेज होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एसएमई ओनर्स को देखनी पड़ती है डेली बेस पे, और आप सब लोग मुझे लगता है उसमें एग्री आप करोगे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कल्प वृक्ष है एक। तो सर ये कल्प वृक्ष की मैं एक फोटो मैंने आप सबको दी है। ये एसएमई आईपीओ है जिसको मैं कल्प वृक्ष का नाम देता हूँ। इससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप में बेनिफिट मिलने वाला है, नेटवर्थ में बेनिफिट मिलने वाला है, एचआर मैनेजमेंट में हेल्प मिलने वाली है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी में हेल्प मिलने वाली है, एक माइंडसेट हम अपना चेंज कर सकते हैं, कैपिटल एक्सेस में हेल्प करने मिलने वाली है, डेब्ट रिडक्शन में हेल्प मिलने वाली है, वेंडर मैनेजमेंट में हेल्प मिलने वाली है, ऑटोमेशन में हेल्प मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आपको एसएमई आईपीओ दे सकता है। वो कैसे देगा, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ एसएमई कंपनीज में और लार्ज कंपनी में फर्क क्या है। एसएमई कंपनी भी कंपनी होती है, दोनों का प्रॉफिट मेकिंग दोनों का मोटिव रहता है। एसएमई कंपनी छोटी कंपनी होती है, लार्ज कंपनी बड़ी कंपनी होती है। एसएमई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि लार्ज कंपनी का होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, एसएमईज के पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, मार्केट प्रेजेंस अच्छी नहीं होती, इनोवेशंस तो बिल्कुल भी नहीं होती, स्टेबिलिटी भी बिल्कुल नहीं होती। हम 1 या 2, 3 लोगों पे कंपनी डिपेंड करती है। अगर हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को चैलेंज आता है। जबकि मैं लार्ज कंपनी की बात करूं तो वो अपने बिजनेस को ठीक से कर सकती हैं, उसमें चैलेंजेस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, कुछ एक आईपीओ स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सब जानते होंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था 1973 के अंदर, 1973 में कंपनी बनी थी, और 1977 में कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी। क्योंकि ये कंपनी बैंक के पास गई लोन लेने के लिए, तो बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने ये पब्लिक में चले गए और पब्लिक से अपना आईपीओ लेके आए। इनके आईपीओ साइज था 2.82 करोड़ रुपीज का। आज आप सब लोग रिलायंस को जानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 1977 के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेके नहीं आती, तो आज कंपनी 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे खड़ी नहीं होती। इसी तरह से मैं अदानी की बात करता हूं, 93 में कंपनी बनी, 94 में अपना आईपीओ लेके आई करीब 18 से 18 करोड़ रुपीस का, जो आज की डेट में की वैल्यूएशन 3.6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ जोमेटो की, ये 2010 में कंपनी बनी, 21 में अपना आईपीओ लेके आई 9,000 करोड़ रुपीस का। आज इसका मार्केट कैप 2.3 करोड़ लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। मैं जिंदल स्टील की बात करता हूँ, 1979 में कंपनी बनी, 2011 में अपना आईपीओ लेके आई,
7,000 करोड़ रुपीज का इसका आईपीओ साइज था। आज इनकी वैल्यूएशन 93,500 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो ये स्लाइड दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, मैंने दो कंपनी ली, मैंने बड़ी कंपनी रिलायंस और अदानी, इनके बारे में सब जानते हैं। तो ये कंपनी बड़ी कैसे बनी, ये जिस टाइम पे कंपनी बनी उसी टाइम पे अपना ये आईपीओ लेके आई थी। जोमेटो का मैंने एग्जांपल क्यों दिया, एक स्टार्टअप कंपनी थी, एक टेक बेस्ड कंपनी थी, जो जिनको अपने आपको सेटअप किया और वो भी इमीडिएट अपना आईपीओ लेके आई 10 साल काम करने के बाद। जिंदल स्टील का एग्जांपल मैंने क्यों दिया कि बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा है उनका, तो वो भी अपना एक आईपीओ लेके आई थी 2012 के अंदर। अगर आप इसको देखोगे, ये आईपीओ साइज जितना था आज उनकी काफी ज्यादा उनकी मार्केट कैप हो गई है। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सुनील जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपकी गाइडलाइंस है थोड़ी चेंज होती रहती है। जैसे आपने कहा 2 दिन पहले ही गाइडलाइंस आई है कि 1 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो जैसे आपने इन कंपनीज का नाम दिया, इन्होंने कंपनी बनाई और इमीडिएटली आईपीओ लॉन्च कर दिया, तो उनके पास कोई यस। बैकग्राउंड स्टोरी तो होगी नहीं उस टाइम, या उस टाइम ये पॉलिसी नहीं होगी आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की, ऐसा कुछ है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो पॉलिसी आज आपकी है उस वो पॉलिसी तो कल भी चेंज हो सकती है। आपने जब बिजनेस कर रहे हैं, पहले वैट होता था, आज आप जीएसटी पे आ गए हैं। अभी हम जी। इनकम टैक्स देखते हैं, कल वो डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ सकता है। तो जी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और अपडेट तो करती ही रहेगी। बट मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। जैसे कि 73 में अपना रिलायंस कंपनी बनी, 77 में आईपीओ ले आई। तो उस टाइम पे आईपीओ कोई लाता ही नहीं था, तो कोई गाइडलाइंस भी अच्छी नहीं थी। तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये लोग अपना आईपीओ लेके आए। बट मेरा कहने का पर्पज ये है, जितना जल्दी आप देखोगे आईपीओ लेके आए हैं, उतना जल्दी कंपनी ने ग्रो किया है। अगर आप पूरी दुनिया में ओके। उठाओगे 100 कंपनियां, 200 कंपनी, 500 कंपनी, 1000 कंपनीज, तो आप उसमें से कुछ गिनी चुनी कंपनी ऐसी आपको मिलेंगी जो लिस्टेड नहीं है, बट हजारों लाखों करोड़ की कंपनी है। ऐसी आपको कोई, शायद कोई ही कंपनी मिलेगी। यानी कि कंपनी को बड़ा करने के लिए आपको उस कंपनी को लिस्ट करवाना ही होगा, उसके बिना आप कंपनी को बड़ा नहीं कर सकते। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप हम जितनी जल्दी आईपीओ के लिए प्लानिंग करेंगे, वी आर इन अ गुड कंडीशन टू ऑटोमेट। और जो आपने भी पुराना बताया, सारी चीजें जो लार्ज कंपनीज के सब एक्सेस है वो हमें मिल जाता है। यस सर, मेरा कहने का पर्पज वही है आपको। देखिए, हमारे को अपने हमारे माँ बाप ने या हमारे जो बुजुर्ग, उन्होंने क्या सिखाया है, भाई मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाया जाता है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक करियाने की दुकान जो पिछले 50 साल से चल रही है, या एक अमेजोन या ब्लिंकिट जो अब ऑनलाइन उन्होंने ऐप बना दिया, तो कौन सा अच्छा है? आपका एक्सपीरियंस अच्छा है जो 50 साल का भी एक बिजनेस चला रहे हो आप, और एक ब्लैंकेट अभी है, साल 2 साल से आया है, तो आप किसको अच्छा कहोगे? अब उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया, जो पुराना बिजनेस कर रहे हैं। और एक किसी बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आया, मैं घर बैठे सारी चीजें दे देता हूँ। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। अगर आप आज मार्केट में जाते हो हिमांशु जी, या जितने हमारे दूसरे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आप भी इस बात को ध्यान देना, उन लोगों के पास काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? हम सबको घर बैठ के चीजें मंगाने की आदत पड़ गई है। 10 मिनट में एक बिस्कुट का पैकेट भी हमारे घर पे आ जाता है। आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, जेप्टो से ऑर्डर करो, तो मैं दुकान पे लेने जाता ही नहीं। तो अब आने वाले टाइम में आप इमेजिन करके चलो चीजें कैसे होंगी। हमने जाना बंद कर दिया मार्केट में, सारी चीजें हमारे घर पे आ रही हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़े। तो क्या होगा आने वाले टाइम में, यानी कि कितनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं हम भी फेल हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ सर, मैंने 2003 में मैंने क्वालिफाई किया था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने इंटर ऑडिट पे काम किया, और काफी काम किया, 10 साल 15 साल। उसके बाद मैंने कहा, मैं जीएसटी स्पीकर बना। जीएसटी आया तो मैंने जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया, मैं जीएसटी स्पीकर बना। इंटर ऑडिट को छोड़ के मैंने जीएसटी पे काफी काम किया। उसके बाद मैंने बिजनेस ऑटोमेशन पे काम किया। अब मैं आईपीओ पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आज भी इंटरनल ऑडिट आती है, आज भी मुझे ऑटोमेशन आता है, आज भी मुझे जीएसटी आता है। बट स्टिल मैंने आईपीओ को अपना ही निश क्यों बनाया? क्योंकि आज की डिमांड है। मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं अपने एसएमई ओनर्स को एम्पावर करूं और उनको मोटिवेट करूं आईपीओ लाने के लिए, ताकि अपनी कंपनी को बड़ा बना पाए। इसलिए मैंने इसको चूज किया और चेंज किया। इसी तरह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी फील्ड में हो, प्लीज एक लाइन की तरह से काम मत करो कि भाई हम ऐसा करें तो ऐसा ही करेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा रिस्क लेके, नई नई चीजें एक्सप्लोर करके
जो आपको लगता है आपके बिजनेस में सब चीजें हो सकती हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो। हाल तो हर चीज में थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट आपको आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ सर, रिलायंस को सब जानते हैं, अदानी को सब जानते हैं, जोमेटो को सब जानते हैं, जिंदल को सब जानते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी आईपीओ के बिना नहीं बन सकती। आईपीओ आईपीओ क्या होता है? जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक ऑफर करती है, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। यानी कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आज 100% शेयर होल्डिंग आपकी है। आपने क्या किया, आपने उसमें कुछ परसेंट शेयर आपने एक्सचेंज के थ्रू, एक सिस्टम्स के थ्रू पब्लिक को आपने ऑफर कर दिए और अपनी इक्विटी डिल्यूट कर दी, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने सेबी, जैसे कि हमारा आरबीआई होता है, आरबीआई बैंक को गवर्न करता है, इसी तरह से सेबी होता है जो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है। हमारी दो एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी पे अपने आप को हम लिस्ट करवा सकते हैं उस अंडर द सेबी गाइडलाइंस। तो फर्स्ट टाइम जब हम अपने शेयर को लिस्ट करवाएंगे, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पहली बार हम पब्लिक को पैसा दे रहे हैं, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। सुनील जी, तो यहाँ पर एक सवाल है यस सर। कि लिस्टिंग जाने के लिए क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है या पार्टनरशिप फर्म भी जा सकती है? देखिए सर, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हो, तो आपको कंपनी बनानी पड़ती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एक प्राइवेट कंपनी होती है, आपको सबसे लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। एक लिमिटेड कंपनी ही अपने शेयर पब्लिक को दे सकती है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, तो अल्टीमेटली सबसे पहले आपको अपने कन्वर्ट करके इसको लिमिटेड कंपनी बनाना होगा। जब तक आप लिमिटेड कंपनी नहीं बनाओगे, तब तक अपने शेयर्स को आप मार्केट में नहीं ला सकते। जी। यस सर। हिमांशु सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सुनील जी, मेरा एक प्रश्न और था। आपने कहा इंटरेक्टिव रखना, तो एक प्रश्न आया तो मैं पूछना प्लीज चाहूंगा। प्लीज जैसे प्लीज प्लीज। जैसे अब हम आईपीओ लॉन्च करेंगे, हम इक्विटी डाइल्यूट करेंगे अपनी, और यस उसे पब्लिक से फंड्स लेंगे, तो हमारे को जो एक्सेस होगा वो तो फंड्स का होगा, कि यस। वो फंड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो उससे हमारे पास जो चीजें, आपने एक ट्री बनाया है लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी में, जो डिफरेंस दिखाया कि ये सब चीजें हमारे को एक्सेस हो जाएगी, तो बेसिकली तो हमारे पास एक्सेस फंड्स का ही है ना। उसके अलावा हमारे पास बाकी चीजें कैसे ये हम ऑटोमेशन कर लेंगे? वो तो पैसे देंगे और ऑटोमेशन होगी, इसका मतलब तो ये हुआ, मैं या कुछ और कहना इसलिए आ चाह रहा रहे हैं हूँ, मैं हर चीज को मैं लाइन करते हुए आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको आपको एक माइंडसेट बताया। हमारी कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, एक छोटी सी कंपनी भी अपना आईपीओ ला सकती है। फिर मैंने बताया हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब मैं आपको एसएमई आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया, मैं बता रहा हूँ बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी वो चीज। यानी कि जितने बिल्कुल। पॉइंट मैंने बताए थे, नाउ आई विल डिस्कस वन टू वन विद ऑल द पॉइंट्स। डन। और इसमें एक क्वेश्चन हम आने वाले टाइम में आगे कवर करेंगे, क्या इक्विटी डाइल्यूट करके हमें पब्लिक में जाना चाहिए या प्राइवेट इन्वेस्टर पे जाना चाहिए? तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या रहेगा? यस, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन हाल तो मेरी स्लाइड्स में नहीं है, बट मैं आपको कल क्लियर कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए तो तीन बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेस बड़ी कंपनी का, रिलायंस, अदानी, अंबानी, वो सब जानते हैं, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। एक बिजनेस स्टार्टअप्स का, लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, जितने भी ऐप बेस्ड रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उनका काम करने का तरीका अलग है। कोई भी आईआईएम आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का एक कंप्यूटर लेके बैठता है, कुछ ना कुछ डेवलप करता है जो दुनिया को चेंज करने का काम करता है और किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। बट उसके पास पैसे नहीं होते। वो क्या करता है, टाइम टू टाइम प्राइवेट इक्विटी में जाता है, और उनसे, क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस मॉडल सेट नहीं है, तो प्राइवेट इक्विटी वाले, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसी, उनको आप कुछ भी बोल सकते हो, वो लोग अपने कंपनी में पैसा लगाते हैं। उनको फ्यूचर नजर आता है उस कंपनी में। अगर वो चल जाता है तो बाद में वो आईपीओ आ जाता है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ दीपेंद्र गोयल का, जो जोमेटो का फाउंडर है। आप सब लोग जानते हो जोमेटो का मालिक है, वो मालिक नहीं है। वो केवल एक जॉब करता है वहां पे, क्योंकि शुरू में जोमेटो बनाई उसने थी, बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो पी लेके आया, कभी वीसी से बात की, कभी उससे बात करी। आज मेरे हिसाब से उसके पास 3 से 5% की होल्डिंग है। वो एक जॉब करता है वहां पे, और मैनेजमेंट कोई और चला रहा है, यानी कि उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। और तीसरे टाइप की कंपनी हमारे जैसी कंपनी है। आपके फादर ने कंपनी स्टार्ट की, आपने स्टार्ट की, हमने अपनी औकात के हिसाब से काम किया। मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो आपने 2 करोड़ के हिसाब से काम किया। किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, तो उसने 10 करोड़ रुपए के हिसाब से काम किया। तो हम उसी हिसाब से काम करते आ रहे हैं। वो एसएमई ओनर्स हैं। तो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। तो मैं जनरली, और एसएमई बिजनेस क्या करता है, लॉस में काम कभी नहीं करता। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं कह रहा हूँ कम प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, बट लॉस में कोई नहीं होगा। लॉस में होगा तो बिजनेस बंद करके दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हैं। कम प्रॉफिट हो सकता है, तो थर्ड कैटेगरी हमारी कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं हम थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो आज की मेरी स्लाइड्स है वो थर्ड कैटेगरी के लिए ही है। तो हम सब एसएमई ओनर्स ही हैं। तो वो हम, उसके लिए मैं पी रिकमेंड कभी नहीं करता हिमांशु जी, बट डेफिनेटली इस डिस्कशन मैटर। मान लीजिए मैं आपके साथ बैठता हूँ 1 to 1, आपके बिजनेस को समझ के तब मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा। आपको पी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको आईपीओ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए, किस वैल्यूएशन के साथ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम सेपरेटली बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा क्या क्या चेंज होने वाला है माइंडसेट। हम एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, मैं एक आईपीओ लेके आया था अभी। तो वो कंपनी भी इसी तरह से एसएमई कंपनी है, और आज भी एसएमई कंपनी ही है अभी। तो वो अपना आईपीओ लेके आई, वो भी प्रॉफिट पे ऑपरेशंस पे ध्यान देती थी। बट अब हुआ क्या, आईपीओ आने के बाद हमने 151 करोड़ की वैल्यूएशंस पे आईपीओ हम लेके आए, और 3 दिनों के अंदर जब लिस्ट हुआ वो 250 करोड़ की वैल्यूएशंस पे आ गया। आज वो करीब 300 करोड़ की वैल्यूएशंस पे कंपनी है। तो मैनेजमेंट की अब सोच चेंज क्या हो गई है। अब मैनेजमेंट कहती है अब मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस को 500 करोड़ रुपीज लेके जाना है, 1000 करोड़ रुपीज लेके जाना है, इसको 5000 करोड़ तक की अपनी वैल्यूएशंस पे मुझे लेके जाना है। इसी तरह से जब आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा तो आपके अंदर भी पेंडुलम शिफ्ट होगा। देखिए, हम बाहर से लड़ाई कर सकते हैं दूसरों से, लेकिन अपने आप से लड़ना बड़ी चीज होती है। इंसान जीतता कब है, वो दो लोगों को हरा के नहीं जीतता, वो जीतता तब है जब अपने अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी इविल्स थिंग्स हैं, उनको निकाल देता है, तो वो जीत जाता है। इसी तरह से जब आपके माइंड में जब पॉजिटिविटी आती है, और आप अनलॉक करते हो वैल्यूएशंस को, और आपके माइंड में चलता है यस मुझे 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 2000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तभी आप उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हो। वो कहते हैं सब कोई भी चीज 2 बार होती है लाइफ में, पहली बार हमारे माइंड में, और दूसरी बार एक्चुअलिटी में। अगर आपके माइंड में कोई चीज नहीं हुई तो एक्चुअलिटी में कभी नहीं हो सकती। ये आप सब अच्छे से जानते हो। तो ये माइंडसेट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गरिमा मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सो मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान कम दे पा रहा हूँ, आप दो आप क्वेश्चन डाल रहे हैं। सो आप अनम्यूट करके भी प्लीज बात कर सकते हैं। गरिमा अग्रवाल ने क्वेश्चन पूछा है, अगर हम कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, तो क्या वो एलएलपी को कंसीडर करेंगे। यस डेफिनेटली गरिमा मैम, अगर आप एक एलएलपी को कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं तो वो एक हिस्ट्री में, बट ये होगा कब, जब कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम एलएलपी टू ए लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट करेंगे, तब उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग सब उसमें काउंट हो जाती है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको देखा जाता है। अशोक गुप्ता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना हाँ चाहते हैं, प्लीज म्यूट करके पूछ सकते हैं सर। हाँ जी सर, जैसे कोई पार्टनरशिप कंपनी है उसे हमने कन्वर्ट कराया हम्म। लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है? जैसे हमें क्या 1 या 2 साल का वेट करना पड़ता है पूरा नहीं, वो जो अभी के पूरा रूल के प्रोसेस है? हिसाब से 6 महीने के बाद अपना आईपीओ भी ला सकते हो, अगर आपकी एलएलपी कंपनी है और आपने उसको हम्म। कन्वर्ट कर दिया, तो आफ्टर 6 मंथ यू कैन गो फॉर द आईपीओ। अगर मैं और सेफर साइड की बात करूं, तो आप 1 साल के बाद अपना आईपीओ ला सकते हो। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके लिए आपको ज्यादा वेट करना पड़े। ओके। ओके। दूसरा कैपिटल एक्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज आपके पास दो ही सोर्स हैं, ओन फंड और लोन फंड। तो अभी दोनों फंड को छोड़ के जब आपके पास पब्लिक मनी आती है, तो आपके पास एक कैपिटल एक्सेस अच्छा खासा आता है। अब जो 50 लाख की कंपनी जो जिसका प्रॉफिट है, अगर उसको 6 करोड़ 7 करोड़ पे मिल गया, तो उसके लिए बड़ी अमाउंट है। अगर मैं जो आईपीओ लेके आया था 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, हम 12.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर 40 करोड़ रुपीज हमने रेज किए थे। उस 40 करोड़ रुपए से हमने 15 करोड़ का लोन उतार दिया था, और कुछ एक हमने व्हीकल्स बाय कर लिए थे, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, और कुछ पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में यूज किया था। तो काफी रिलैक्स हुआ कंपनी को, पैट इंक्रीज हो गया क्योंकि लोन रीपे कर दिया, रिवेन्यू बढ़ गया। आप सोच के देखिए, किसी बिजनेस के अंदर 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए चले जाएं, जिसका आपको ब्याज भी नहीं देना, जिसका पैसा भी वापस नहीं करना, तो उससे आप क्या कर सकते हो। आप केवल इतना ही सोचना, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, तो आपको एक अच्छी खासी कैपिटल एक्सेस मिलता है, आप डेप्ट रिडक्शन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम पैसा रेज करते हैं आईपीओ के थ्रू, आपके जो भी लोन्स हैं, आप उन लोन को भी रीपे कर सकते हो। आप उससे प्लांट मशीन खरीद सकते हो, आप उससे वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हो।
जिस भी तरह से बिजनेस में आप R&D में यूज कर सकते हो, आप जिस भी तरह से बिजनेस में यूज करना चाहो उस पैसे को आप यूज कर सकते हो। ब्रांड विजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी की अगर मैं आप सबसे बात करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर करीब 18 करोड़ डीमेट यूजर्स हैं, 18 करोड़ डीमेट यूजर्स। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया हैम का, एक छोटी सी कंपनी जिसकी टर्नओवर 6.5 करोड़ रुपया है, 50 लाख का जिसका प्रॉफिट है, वो अपना आईपीओ लेके आती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे भी काफी लोग उसको देखेंगे, तो मैं आपको उस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिसका प्रॉफिट 50 लाख रुपए है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 10-10 20-20 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। और ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि लिस्टेड हो गई। तो लिस्टेड होने से जो ब्रांड विजिबिलिटी बनती है ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बिजनेस न्यूज चैनल्स के अंदर, उसके अलावा आपके हर वेबसाइट के ऊपर, हजारों लाखों वेबसाइट के ऊपर आपका नाम फ्री में लिस्टिंग होती है। इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, यानी कि अपने आप मार्केटिंग आपकी पुश हो रही है, आपको पुल नहीं करना पड़ रहा। और ये आप 100 करोड़ रुपए खर्च करके भी उस लेवल की ब्रांड विजिबिलिटी नहीं बना पाओगे। और रही बात क्रेडिबिलिटी वाली, आप समझते हो जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, आपने गवर्नमेंट के हर नॉर्म्स को पूरा किया है, आपने सेबी गाइडलाइंस को पूरा किया है, जिस लेवल की क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी इंडस्ट्री के अंदर, आपके सेगमेंट के अंदर, आपके बिजनेसेस के अंदर, तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना वहां पे एक अच्छा एक प्रिविलेज मिलेगा और एक आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट वहां से मिलेगी, क्योंकि आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है। दुनिया में लिस्टिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है और आपकी कंपनी ने वो करके दिखाया है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल की ब्रांडिंग आपको यहाँ से मिलती है। सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप की जब बात करता हूं मैं आप सबसे, जो मैं दोबारा फिर एग्जांपल देता हूँ आज स्लाइड्स में, इस बार मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम जो आईपीओ लेके आए थे ट्रांसपोर्ट कंपनी का, उनके मैनेजर ने मुझे, उनके एमडी ने मुझे बताया, सुनील जी जब हम पहले कस्टमर से मिलने के लिए जाते थे तो कस्टमर हमसे ढंग से बात भी नहीं करता था, क्योंकि हम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बट जब हमने अपने आप को लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद जब हम कस्टमर्स के पास जाते हैं, हमारे को बिठाया जाता है, हमारे को दूसरों से प्रिविलेज मिलता है और हमारे को चाय पिलाई जाती है, और हमारे को कहीं ना कहीं रेट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि हम लिस्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लिस्ट होने का फायदा एग्जिस्टिंग कस्टमर पे मिलता है। उसी तरह से जब आप नए कस्टमर्स को अप्रोच करते हो और आप बताते हो वे लिस्टेड कंपनी है, तो उनका भी देखने का नजरिया काफी चेंज हो जाता है कि भी एक अच्छी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे को अच्छा प्रोडक्ट बना के देगी, टाइमली डिलीवरी करेगी और एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ काम करेगी, पैसे की शॉर्टेज के पास नहीं है क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्स में सपोर्ट मिलता है। उसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे एंकर इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आपके एडवाइजर्स हैं, चाहे आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। यस, हम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं भी देखिए हर चीज नेटवर्किंग से चलती है, तो एक अच्छा खासा नेटवर्क आपका बिल्ड हो जाता है, जहाँ पे आपको न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करने में भी आपको अच्छी सपोर्ट मिलती है। वेंडर मैनेजमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वेंडर मैनेजमेंट में क्या है, जब आपके पास कोई भी वेंडर आपके साथ जुड़ता है तो वो क्या उम्मीद करता है, टाइम से पैसे मिल जाएं, उसके काम की रिस्पेक्ट हो और एक अच्छा लॉन्ग टर्म में वो काम करे और एक सिक्योरिटी उसको मिल जाए। तो जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी और लिस्ट होने से मान लीजिए आपकी 200 करोड़ की आपकी नेटवर्थ हो गई, तो वेंडर को एक सिक्योरिटी फील होती है, यस मैं एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, मेरे पैसे सेफ हैं, टाइम से पैसे दे देगी, कंप्लाइंट फ्री कंप्लाइंट ओरिएंटेड कंपनी है और कहीं ना कहीं मेरे काम की वैल्यू वो करेंगे। तो आपके साथ एक अच्छे वेंडर्स जुड़ जाते हैं, जिसका फायदा आपको, सस्ते वेंडर्स भी जुड़ जाते हैं जिसका फायदा आपको सेल्स में और आपके मार्जिन्स में आपको मिलता है। ऑटोमेशन की मैं अगर आपसे बात करता हूँ, देखिए डेलीगेशन साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक किताब बताना चाहूंगा यहाँ पे, आप सब नोट कर सकते हैं। हु नोट हाउ, हु नोट हाउ, एक बुक है ये, बुक बुक लिखी है डैन सुलिवियन ने, हु नोट हाउ। अभी तक हम क्या करते हैं, एज ए एसएमओ सारे काम खुद से करते हैं, खुद से सेल देखते हैं, खुद से परचेज देखते हैं, हम देखते हैं ये काम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बट नहीं, हम डेलीगेशन साइंस को अगर यूज करते हैं, और डेलीगेशन साइंस को यूज करते हुए, क्योंकि फंड्स हमारे पास यहाँ पे आ गया है, हमने क्या किया, हमने काम करना कौन करेगा इसको ढूंढा, ताकि काम कैसे होगा उसको बंद कर दिया। आप अच्छे लोगों का हायर करोगे, आप एसओपीज जनरेट बनाओगे, सिस्टम ओरिएंटेड आप काम करोगे, क्योंकि जो पैसा आपने रेज किया है तो कहीं ना कहीं आपको यूज करना है अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के ऊपर। और जब तक अपने आप को ऑटोमेट नहीं करोगे, जब तक आप ऐसे काम से बाहर नहीं निकलोगे
जो काम पे आपकी इन्वॉल्वमेंट है और जो आपको नहीं करने चाहिए, ऑपरेशंस की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, प्रोडक्शंस की बात करें, आप इन सारे काम को डेलीगेट कर सकते हो थ्रू मेकिंग एसओपीज एंड थ्रू मेकिंग प्रॉपर सिस्टम। तब वो आपको हेल्प मिलती है आईपीओ के अमाउंट से। नेटवर्थ और वैल्यूएशंस की बात करता हूं। देखिए, एसएमई आईपीओ एक कल्प वृक्ष है, और ये कल्प वृक्ष क्या है, आपको वैल्यूएशन अनलॉक करके देता है। यानी कि आपको मैं एक और तरह से समझाना चाहता हूं। एक पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर क्या करता है, अगर पारस को कोई भी आयरन से आप उसको टच करोगे, वो सोना बन जाता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका बिजनेस एक पारस का पत्थर है। तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो सबको सोना में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, वो बात अलग है, सोना बनेगा कितना, वो सब कंपनी की अपनी नेटवर्थ, कंपनी का प्रॉफिट, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट आप एक पारस का पत्थर लेके आप घूम रहे हो, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो ये आपकी गलती है। तो आप पारस के पत्थर को यूज करो, अपनी वैल्यूएशंस को अनलॉक करो, अपनी नेटवर्थ को अनलॉक करो। वो कैसे होगा, हम कुछ सी स्लाइड्स में समझेंगे। उसके बाद मैं अपना नंबर आप सबको दे दूंगा, मेरे से बात कर सकते हैं, हम 1-to-1 मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं आपकी कंपनी में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या मैं कभी अपनी कंपनी को 1 बिलियन कंपनी बना पाऊंगा? हम इस सोच के साथ बैठ के 2 से 3 घंटे की मीटिंग लेंगे और हम डिस्कस करेंगे। 1-to-1 कस्टमाइज प्रोग्राम हम रखेंगे उसमें। तो ये सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। तो आप सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात बताना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन। तो मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? प्लीज राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। हिमांशु जी जानते हैं, मैं जानता हूँ हिमांशु जी को पता है, गरिमा जी को भी पता है, मनीष अग्रवाल जी को भी पता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जो लोग नहीं जानते, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एक बुक को रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप लिख लेना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। रोंडा बायंसे की एक बुक है, द सीक्रेट। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। ये बुक आप जरूर पढ़ना, ये आपको मैनिफेस्टेशन की पावर आपको बताएगी। जो मेरी लाइफ है, जो आपकी लाइफ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 18 साल का एक बच्चा है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है चेस के अंदर। आप जानते हैं उसके बारे में? आप सब ने सुना होगा, प्राउड फील हुआ होगा हमारे देश के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर। तो उस बच्चे का नाम है गुकेश। 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 अब वो 18 साल का बच्चा है। उस बच्चे ने क्या किया, 18 साल की एज में वो जीत के आया है वर्ल्ड कप, सॉरी ये वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट। अब उससे बात हो रही थी, मैं कहीं पे मैंने वीडियो देखा है, उससे मैनिफेस्टेशन को उसने यूज किया। मैनिफेस्टेशन को यूज करके उसने कहा, उससे पूछा किसी ने, जो वो छोटा बच्चा था, कि भाई आप क्या करना चाहते हैं? उसने कहा, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ चेस के अंदर, और बन के रहूंगा। तो इस सब मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए मैनिफेस्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो हमारी गाड़ी ऐसे ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपने कभी लाइफ में ऐसा किया है, आप गाड़ी में बैठ कर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है? कभी ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, मुझे जाना कहाँ पे है, ये सोचते हो। उसके बाद आप गाड़ी उठाते हो और गाड़ी में बैठ के उस रास्ते पे चलना अपने आप स्टार्ट कर देता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आपके माइंड में पहले ख्याल आया। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, यार आप गाड़ी में बैठ के आपको ये नहीं पता जाना कहाँ है? क्या किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है, आप गाड़ी में बैठ गए और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप गाड़ी में बैठने से पहले ये सोचते हो कि मुझे जाना कहाँ पे है, तो तेजली मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है आपकी लाइफ कहाँ जानी चाहिए? आपको पता है 5 साल के बाद आपको कहाँ अपने आप को लेके जाना है, या 10 साल के बाद आपको कहाँ लेके जाना है? हम में से काफी लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशंस नहीं करते। तो मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी पावर है। तो मैंने 2 बुक आपको रिकमेंड की, हु नोट हाउ, और दूसरी बुक मैंने आपको रिकमेंड की, द सीक्रेट। अब इन दोनों किताबों को जरूर पढ़ना। कुछ भी डिस्कस करना है, मैं अपना नंबर यहाँ पे दूंगा, मेरे से कभी भी आप बात कर सकते हो।
अभी मेरे पास मैसेज आया जो मैं आपको 3.5 लाख करोड़ की वैल्यू बता रहा था, आज 4 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो गई है एसएमईज की। तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी आने वाले टाइम में आपकी कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो। तो जब आपकी कंपनी मैनिफेस्ट करती है तो आप लोग ही मैनिफेस्ट करते हो, आप और आपकी मैनेजमेंट में 1 या 2 लोग होंगे। बट आईपीओ आने के बाद क्या होगा? आईपीओ आने के बाद आपके साथ हजारों स्टेक होल्डर जुड़ जाएंगे जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, यानी कंपनी बड़ी हो जाए और वो एक अच्छी मतलब प्रॉफिट को अर्न करे। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी मैनिफेस्टेशन करते हो। तो जब आपके साथ इतने सारे स्टेक होल्डर जब मैनिफेस्ट करेंगे तो आप सोच सकते हो आपकी कंपनी का प्रॉफिट कहाँ जाएगा। तो ये सारी मैनिफेस्टेशन की पावर है जो आपको फायदा मिलता है आईपीओ लाने के बाद ही, उससे पहले आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये सब मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इन बेनिफिट्स के बारे में कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज थोड़ा डिस्कस करें। मैं 2-4 मिनट डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके लिए नहीं मेरे लिए, ताकि मैं अपने आप को और अपडेट कर पाऊँ और आने वाले लोग जो मेरे से मिलने वाले हैं उनको ध्यान में रख के और अच्छे से मैं बता पाऊँ। तो क्या जो मैंने कर्व फिश की बात की थी, क्या जो चीजें मैंने आप बताई हैं आपको, तो क्या आप उससे अलाइन कर पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करके आप बात करें प्लीज, कोई भी। जी सर। राइट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका किसी का? नहीं, नॉट टिल नाउ। थैंक यू। सो वी आर कंटिन्यूइंग। ये मैं आपको रोड मैप देना चाहता हूँ आईपीओ का। तो आईपीओ का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आप सब जानते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप टाइम से जीएसटी फाइल करते हैं, टीडीएस फाइल करते हैं। तो बट हम जब आईपीओ की बात करते हैं, पब्लिक से पैसा हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारे को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है, अपनी चीजें और अच्छा करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए हमारे पूरी कंपनी का, चाहे वो जीएसटी हो, टीडीएस हो, या कोई केसेस हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करना मैंडेटरी होता है। तो जब तक हम ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे तब तक अपना आईपीओ नहीं ला सकते। तो कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस हमें करना होता है। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट्स हैं लाइक मर्चेंट बैंकर हैं, एंकर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो वो उसके बाद हम उनको अपॉइंट करेंगे। उसके बाद हम एक डीआरएसपी बनाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो डीआरएसपी बनाते हैं। तो डीआरएसपी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की पूरी डिटेल लिखी जाती है। करीब 200 से 300 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनता है। कंपनी पैसे का क्या करेगी, कंपनी कब बनी थी, कंपनी के मैनेजमेंट की सोच क्या है, वो क्या कि आने वाले टाइम पे क्या काम करेगी। तो बहुत सारी चीजें उसमें, रिस्क फैक्टर क्या है, तो वो सब चीजें उसमें लिखनी पड़ती हैं। उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मर्चेंट बैंकर इसको बनाता है और इसको फाइल करता है एक्सचेंज के अंदर। वो करने के बाद हम उसको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेके आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लाने के बाद फिर उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। उसके बाद हम आरएसपी बनाते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम एससी एमसी में फाइल करते हैं। उसके बाद अपने आईपीओ की ब्रांडिंग करते हैं। उसके बाद आईपीओ ओपन करते हैं। उसके बाद हम उसका अलॉटमेंट करते हैं और रिफंड प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद फंड को यूज करते हैं। तो कुछ एक बेसिक से मैंने आपको स्टेप्स यहाँ बताए हैं ड्यू डिलिजेंस से लेके आईपीओ लाने तक। ब्राजीलियन कौन सा दे दिया, ये वही वाला दे दिया मुझे लग रहा है। 1 लीटर वाला ना। ये बना ही नहीं हमारा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेजर फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आपको आईपीओ के प्रोसेसेस आपको बताया। तो आईपीओ के लिए वैल्यूएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके 3 फैक्टर्स मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, सेक्टर्स। हमारी कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई सर्विस सेक्टर्स में है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट होते हैं। तो ये सब सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर्स के हिसाब से हमारे को वैल्यूएशन मिलती है। जो जो स्केलेबल सेक्टर होगा उसको वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, तो स्केलेबल नहीं होगा वैल्यूएशन उसको थोड़ी सी कम मिलती है। मैनेजमेंट विजन, यानी कि एसएमईज के अंदर जो जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो जो लोग, उनकी सोच क्या है,
बिजनेस को किस तरह से देखते हैं, वो पैसे को कैसे यूज करेंगे, आने वाले 5 साल के प्लान क्या हैं, 10 साल के प्लान क्या हैं, और क्या उनकी ग्रोथ स्टोरी है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 3 पे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आती है, सेक्टर्स, मैनेजमेंट विजन एंड पैट। इन 3 चीजों को, तीनों चीजों को मिलके आपकी वैल्यूएशंस डिसाइड होती है। यानी कि सर्विस सेक्टर्स है, जैसे कि मैं सर्विस देता हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो सर्विस सेक्टर में हमारी खुद की कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी और एक इमेज होती है, जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस को करते हैं, तो हमारे को वैल्यू ठीक ठाक मिल जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में कोई टेक्सटाइल में काम करता है, कोई ओईएम में काम कर रहा है, कोई डिफेंस सेक्टर में काम करता है, तो जिसका ज्यादा लिक्विडेटिव बिजनेस होगा या ज्यादा पोटेंशियल्स होगा, उसको वैल्यू ज्यादा मिलती है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कुछ वैल्यूएशन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर आपको वैल्यू कम मिलती है। उसके अलावा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैनेजमेंट के विजन्स का आईपीओ की सक्सेस पे कितना फर्क पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा बिजनेस करते हो, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको फंड्स मिलने में प्रॉब्लम आएगी, और आप उस पैसे को अच्छे से ग्रो कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि एसएमईज में क्या है, कुछ एक लोग मिलके काम करते हैं, 1 2 3 फैमिली के लोग होते हैं जो मिलके उस कंपनी को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक ग्रोथ माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है। अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज आएगा और आईपीओ को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक एक्सपर्ट लीडरशिप उनके पास होनी चाहिए। अगर लीडरशिप नहीं है अच्छी, तो अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है उनके ऊपर। अगर आपके इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, तो वहां भी आपको चैलेंजेस आएंगे। फंड का इफेक्टिव यूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब चीजों को देख पा रहे हो, कर पा रहे हो, बट आपको ये नहीं पता उस पैसे को यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बनेगा नहीं, और आपको एक आईपीओ सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। वैल्यूएशंस क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बिजनेस काम करता है, जैसे मैंने आपको सेक्टर के बारे में बताया, मैंने आपको मैनेजमेंट की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताया, मैंने आपको पैट के बारे में बताया। तो पैट किन तीनों चीजों को कंसीडर करते हुए एक पी बोलता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि जितना आप कमा रहे हैं उसका मल्टीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जितना ज्यादा पी अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। जितना बिजनेस कम लिक्विडिटी होगा, उतनी आपकी वैल्यू कम मिलेगी। तो पी जितना भी अच्छा होगा, उतना वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है। उसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, और जितना कम पी होगा उतनी वैल्यू कम होगी, और जितना ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा कंपनी में होगा, उतना पी उसको ज्यादा मिलने वाला है। यानी कि पी को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीपल करते हैं पी रेशियो के साथ, तब जाके हमारी वैल्यू बनती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, और उनको 15 का मल्टीपल मिल रहा है, 15 का पी मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू बनती है 150 करोड़ रुपीज। 150 करोड़ का अगर हम 25% का एक आईपीओ लेके आते हैं, तो 37.5 करोड़ रुपीज का हमारा आईपीओ साइज बनता है। तो सर, वैल्यूएशंस के बारे में कोई क्वेश्चन किसी का? सर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यूएशन कैसे निकली, आपने कैसे बनाई है? सर, वैल्यूएशंस के अंदर हम क्या करते हैं, आप जितना पैसा कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका 5 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, मान लेते हैं, और आपकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, आपके सेक्टर्स के हिसाब से, एंकर इन्वेस्टर और मर्चेंट बैंकर ने आपको मान लीजिए 12 का मल्टीपल मिला, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके प्रॉफिट के साथ। आपका 5 करोड़ का पैट था, और 12 करोड़ का आपको मल्टीपल मिला। ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वो तो ये डिपेंड मल्टीपल करता कहाँ है। से मिलता है जो ये आप बता रहे हो, मल्टीपल आपको 12 15? देता है एंकर इन्वेस्टर्स देता है, और आपको मर्चेंट बैंकर देता है। मर्चेंट जो बैंकर किसी बैंक से होगा, मतलब अलग नहीं अलग नहीं, बैंक से होगा? वो मैं आपको बताता हूँ, आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ आपको उसके बारे में। तो एंकर्स और मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपके सेक्टर्स को देखते हुए आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं पी रेशियो। तो यानी कि मान लीजिए 5 करोड़ का आपका पैट है, और आपके सेक्टर को देखते हुए मान लेते हैं आपको 12 का मल्टीपल मिला, आपकी 60 करोड़ की आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बनती है, और इसका 25% जब इक्विटी डाइल्यूट करोगे, तो 15 करोड़ रुपए आप रेज कर सकते हो थ्रू एसएमई आईपीओ। तो उसमें हम कितनी, कोई लिमिट है हमारे पास इक्विटी डाइल्यूट करने की, मतलब इट्स अप टू द प्रमोटर की कितनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है? ये कम से कम आपको एसएमई आईपीओ में 25% इक्विटी आपको डाइल्यूट करनी पड़ती है। तो मतलब हम जब भी जाएंगे 25% इक्विटी हमें डाइल्यूट करनी ही पड़ेगी? यस, जब आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, तो कम से कम 25% इक्विटी आपको डाइल्यूट करनी पड़ती है।
और आपको पैसा कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट क्या है और कितने का मल्टीपल आपको एंकर और मर्चेंट बैंकर ने दिया है। वो लोग कौन होते हैं तो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है। आपकी कंपनी लिस्टेड लिमिटेड होनी चाहिए, 3 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, आपका पिछले 3 साल में से 2 साल में आपका प्रॉफिट टर्न होना चाहिए, आपकी कंपनी कोई डिफंक कंपनी ना हो, आपकी वाइंड अप के लिए कोई पटिशन ना चल रही हो, और आपका एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो छोटे मोटे कंडीशंस है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कंडीशंस एसएमई आईपीओ में नहीं है। अभी हम और जो बताने जा रहे हैं। सुनील जी, Yes. जो आप अभी 1 करोड़ रुपए का बता रहे थे कि 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, वो तो इस स्लाइड में तो आपने सिर्फ प्रॉफिट बोला है। दोबारा बोलना क्या करें आप हिमांशु जी? जब हम अभी अभी जो एकदम लेटेस्ट आपने जो अपडेट बताया है कि आपके पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए किसी दो हम्म, सालों में या टोटल में, हाँ इसमें तो जी। आपने सिर्फ प्रॉफिट ही लिखा है इस हाँ तो स्लाइड में वही तो। वही प्रॉफिट ही एक ही बात है ना। अच्छा, वैल्यू पकड़ ली ना, पर लेकिन आपने 1 करोड़ रुपए की वैल्यू नेसेसिटी है, आपका 80 लाख रुपए है, 90 लाख रुपए है, 50 लाख है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। हाँ, जो ये स्लाइड्स मैंने बनाई है ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, और जो रूल चेंज हुआ वो कल ही हुआ है, रूल चेंज हुआ। ओके सर, ओके जी, तो मैंने थैंक आपको यू। इंटीमेट कर दिया क्योंकि 1 करोड़ रुपए की अब रिक्वायरमेंट हो गई है। इसमें अब हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जब नेक्स्ट टाइम स्लाइड चलाएंगे तो इसमें मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, उस पॉइंट को ऐड कर दूंगा इसमें मैं। ओके जी। रेगुलेटरी बॉडीज की जब मैं बात करता हूँ, जैसे मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? इसका काम है आपकी कंपनी की डिटेलिंग लेना और डीआरएसपी बनाना, डीआरएसपी बनाने के बाद एक्सचेंज में फाइल करना और उसके अप्रूवल लेके आना। ये काम एक मर्चेंट बैंकर करता है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था डीआरएसपी क्या होता है, आपकी कंपनी की एसोसिएट कंपनी कौन है, और आपकी उसका प्रॉफिट्स का वो क्या करेगी, ट्रैकिंग क्या है उसकी, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, रिस्क फैक्टर क्या है, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं। हिमांशु जी कह रहे हैं एक बार लाइव स्लाइड दिखाना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं हरीश जी? ओके, थैंक यू। तो मर्चेंट बैंकर का काम है आपके डीआरएसपी को बनाना और डीआरएसपी को एक्सचेंज में फाइल कर देना, और वहां से एक्सचेंज से आपके लिए आईपीओ की अप्रूवल लेके आना। ये काम मर्चेंट बैंकर करता है। तो इस मर्चेंट बैंकर कौन होता है? कोई भी कंपनी जिसके पास प्रोफेशनल्स लोग हैं और वो सेबी के अंडर में अपने आप को वो कराते हैं, लाइसेंस लेके आते हैं, तो सेबी उनको लाइसेंस देती है, वो एज ए मर्चेंट बैंकर काम करते हैं। वही ऑथराइज है आईपीओ लाने के लिए। वो आपके डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डीआरएसपी बनाएंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे और उसको एक्सचेंज में फाइल करेंगे, और उनका काम अप्रूवल लाना है, उसके बाद आईपीओ ओपन करना है। मार्केट मेकर कौन होता है? जब एसएमई आईपीओ है उसकी लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती और पता नहीं कोई शेयर खरीदने के लिए आएगा या नहीं आएगा, तो सेबी ने क्या गाइडलाइंस दिया दिया हुआ है, वो कहते हैं हम 3 साल के लिए मार्केट मेकर को अपॉइंट करेंगे। मार्केट मेकर भी सेबी में रजिस्टर्ड होता है, जिसका काम है शेयर की लिक्विडिटी बना के रखना, यानी डेली 1 या 2 शेयर खरीदना बेचना उसका काम रहता है, ताकि कंपनी का शेयर चल जाए और वो लिक्विडिटी उसकी मेंटेन करते हुए चले। उसके बदले में वो कुछ फीस लेते हैं कंपनी से। ऑडिटर्स, आपकी कंपनी के पास पीयर ऑडिटर फर्म होना चाहिए जो आपकी कंपनी का ऑडिट करेगा। अगर किसी कंपनी का ऑडिटर पीयर रिव्यू फर्म नहीं है तो उसको अपने ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी, आईपीओ आने के बाद आपको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ता है, जिसका काम है जो कंप्लायंसेस हैं एक्सचेंज के, तो उसको फुलफिल करना और टाइम से फाइल करना डॉक्यूमेंट्स। बैंकर, जब आपका आईपीओ आएगा तो आपका एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है, जिसके अंदर मर्चेंट बैंकर और कंपनी दोनों जॉइंट होल्डर्स बनते हैं, और जो अपना आईपीओ में साइन करते हैं, उस जो प्रोसीडिंग होगी उस पैसे को यूज कैसे करना है, तो दोनों का एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, और दोनों के साइन के साथ ही उसको ऑपरेट आप कर सकते हैं, जो आईपीओ पैसा आएगा उसके लिए। उसके बाद अपने पैसे जैसे भी यूज करना चाहिए, जो डीआरएसपी में आपने लिखा है उस डीआरएसपी के बेस पे आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसपेरेंट एजेंट, इसका काम क्या होगा? जो भी एप्लीकेशन आनी है, जो भी अलॉटमेंट करना है, वो आरटी का प्रोसेस रहता है। आईपीओ प्रोसेस वो करता है, पैसे वापस वो करता है, आपके हर डीमेट शेयर का रिकॉर्ड वो रखता है, आपके शेयर होल्डर से कनेक्ट वो करता है, एक्सचेंज से वो कनेक्ट करता है। तो एक मेजर एक ये टूल है आरटीए,
जिसका काम आपको शेयर्स मैनेजमेंट का आपका रहता है। लीगल एडवाइजर, कोई भी कंपनी बनती है तो उसके लिए काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें एक्सचेंज में फाइल करनी पड़ती है, और एक्सचेंज में फाइल करने के लिए आपको एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है जब तक हमारा आईपीओ नहीं आ जाता। तो इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए आपका लीगल एडवाइजर रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज, आपके पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी या बीएससी। या तो अपने आप को एनएससी पे लिस्ट कर सकते हो या बीएससी पे लिस्ट कर सकते हो, लेकिन जो मेन बोर्ड की कंपनी है उसकी एप्लीकेशन जाती है सेबी के पास, पर जो एसएमई कंपनी है उसकी एक्सचेंज उसकी एप्लीकेशन जाती है बीएससी एनएससी पे। आप किसी के ऊपर भी अपने आप को लिस्ट करवा सकते हो। सर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है हिमांशु जी, जैसे कि अब कोई भी काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो इस तरीके से काम कर लो या दूसरे तरीके से काम कर लो। तो दोनों का अपना सिस्टम, थोड़ा सा काम करने का तरीका अपना अलग अलग है, पर दोनों ही एक्सचेंज इक्वली काम करती हैं। जहाँ पे आपका मर्चेंट बैंकर को कहीं ना कहीं जो फेथ लगता है वो वहां पे उसको अप्लाई कर देते हैं। एनएससी और बीएससी वेयर है वो। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं। अंडरराइटर, गवर्नमेंट समझती है अगर आपने आईपीओ आप लेके आ रहे हैं, हो सकता है आपका आईपीओ सब्सक्राइब ना हो, तो सब्सक्राइब नहीं हो तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने अंडरराइटर्स को चूज किया हुआ है। अंडरराइटर लाइक इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसका काम है आपके आईपीओ को सब्सक्राइब करवाना। इन केस अगर आपका सब्सक्राइब नहीं होता आईपीओ, तो कुछ फीस आपसे वो चार्ज करता है, तो बचे हुए शेयर्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर की रहती है। तो एसएमई के अंदर मैंडेटरी है, आपको एक अंडरराइटर अपॉइंट करना ही पड़ता है। बाकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जैसे मैंने आप सबको बताया, अगर आपको शेयर स्टॉक लिस्ट करना चाहते हो तो आपको एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो और अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हो। तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं। मिथ बूस्टर्स, थोड़े से मिथ में आप डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या कोई लार्ज कंपनी आईपीओ ला सकती है? नहीं। एसएमई एक स्टॉक फंडामेंटल कंपनी है और ग्रोथ पोटेंशियल उसके अंदर अच्छा है, तो वो भी अपना आईपीओ ला सकती है। दूसरा मिथ है आईपीओ काफी एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है, एसएमई आईपीओ बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और अच्छी बात क्या है, इसमें पैसा भी आपको जल्दी तभी खर्च करना पड़ता है जब आपका आईपीओ आ जाता है, उससे पहले आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपको आईपीओ आने में प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो पैसा मर्चेंट बैंकर अपनी तरफ से फैसिलिटेट करता है, तो सारा पैसा तभी खर्च होना है, पहले आपको पैसा खर्च करना भी नहीं है। तीसरा है मिथ, क्या पैसे को हम किसी रिस्ट्रिक्टेड है मैं अच्छे से यूज नहीं कर सकता? पर मैं आपको कहना चाहता हूँ एसएमई पैसे को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन के लिए, डेप्ट पेमेंट रिपेमेंट के लिए, आरएनडी के लिए, या वर्किंग कैपिटल के लिए। एक मिथ है एसएमईज के पास रिसोर्सेज नहीं है जो आईपीओ की रेगुलेशंस को पूरा कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है, आप उसकी एडवाइस मानते हैं, आप उसकी हेल्प से तो जो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आप पूरी कर सकते हो। दैट इज नॉट टू मच एक्सपेंसिव। ये मैं थोड़े से ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ आपको आईपीओ के। 2012 से आईपीओ आना स्टार्ट हुआ था, सेबी ने 2012 में अलाउ किया था। तो 2018 से पहले जितने भी आईपीओ आए वो सब फेल हो गए थे। फेल नहीं हुए थे बट लेकिन वो सिस्टम से नहीं थे, वो किसी और दूसरे तरीके से यूज हुए। और 2018 के बाद अब जितने भी आईपीओ हैं सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज आप देखोगे कि दुनिया जान के एसएमईज आईपीओ आ रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल हैम्प वाला दिया, जो 6.5 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर 50 लाख प्रॉफिट के ऊपर भी अपना आईपीओ ला सकता है। तो अब धीरे धीरे ये डाटा और बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर ना करते हुए 1 से 1.5 लाख ऐसी कंपनीज हैं, एसएमईज कंपनी है, जो इलिजिबल आईपीओ के लिए। आप सोच सकते हो एसएमई आईपीओ का कितना पोटेंशियल है, कितनी एसएमईज कंपनी लिस्ट होने जा रही हैं, और कितना पैसा एक्सचेंज के थ्रू उनको मिलने वाला है, और वो पैसा जब कंपनी के अंदर आएगा कितना जल्दी कंपनी राइज कर सकती है। ये मैं आपको देना चाहता हूँ ईयर वाइज, यानी कि जितने भी आईपीओ आए थे, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए। 1035 से कंपनी के आईपीओ आए जिन्होंने 18,852 करोड़ रुपीज रेज किए। उसमें से 1029 आईपीओ सक्सेस हुए, 8 आईपीओ फेल हुए। वो तो 17, 18 और 19 में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें इश्यू रहा था इसलिए वो फेल हुए। अदरवाइज सारे के सारे आपके आईपीओ अच्छी कंपनी के सक्सेस हो जाते हैं। अब मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ। एनएससी इमर्स पे 535 कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं। बीएससी पे 512 कंपनी लिस्ट हो चुकी हैं। जो मार्केट कैप है 1.15 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप एसएमईज एनएससी इमर्स पे है, और 1.68 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप बीएससी पे है। जो पैसा रेज किया है 9,650 करोड़ रुपीस रेज किया एनएससी इमर्स पे, और 6,878 करोड़ रुपीस रेज किया बीएससी एसएमई के ऊपर।
उसमें से 138 कंपनीज एनएससी पे और 185 कंपनी बीएसई से माइग्रेट कर चुकी है मेन बोर्ड के ऊपर। और अभी तक जितनी कंपनी लिस्टेड हैं एसएमयू 724, बहुत कम कंपनी अभी लिस्टेड है। इतने बड़े इंडिया में इतनी सारी कंपनियां काम करती हैं। आने वाले आप सोच सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल आप सबके पास है अपने आप को लिस्ट करने के लिए। ये मैं कुछ कंपनियों के एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ओविस मेटल है, इसका काम है मेटल की प्रोसेस करना। 2024 में इसका आईपीओ आया था, 87 रुपीज का इश्यू प्राइस था। आज की डेट में करीब 1300 रुपए का शेयर चल रहा है। 185 करोड़ रुपीज का आईपीओ साइज था, टोटल मार्केट कैप। आज उसकी वैल्यूएशन 2762 करोड़ रुपीज है। इतनी वैल्यूएशन का इसमें फर्क आया है। बोन दादा इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, ये भी 75 रुपीज का शेयर था, 180 करोड़ की वैल्यूएशन थी। आज इसकी 2500 करोड़ की 2500 रुपए का इसका करंट प्राइस है और 6381 करोड़ रुपीज की इसकी मार्केट कैप है। मैं ओरियाना पावर की बात करूं, वो भी 5000 के मार्केट कैप पे है। इंसोलेशन एनर्जी की बात करूं, करीब 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे है। जो 22 करोड़ का आईपीओ आया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल 2 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखो, अगर आपका भी कैसा आईपीओ आए और 2 साल के अंदर कोई गलत नहीं है, वो भी 1000 2000 करोड़ की कंपनी बन जाए। हाँ, पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए कंपनी का वो। तो इतनी सारी कंपनियों में एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये डीजे मीडिया प्रिंट है, ये 20 रुपए का शेयर आया था, 337 रुपए आज की डेट में चल रहा है। 12 करोड़ रुपए का आईपीओ था, 143 करोड़ रुपीज की इसी वैल्यूएशन पे है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल की बात करूं, 1155 रुपए का शेयर चल रहा है, जो 55 रुपए का आया था। 31 करोड़ का मार्केट कैप था, 659 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं देना चाहता हूँ ताकि फेथ बिल्ड हो जाए हमारा आईपीओ के ऊपर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं तो जो जिन्होंने एसएमई आईपीओ के थ्रू अपनी वैल्यूएशंस को अनलॉक किया और काफी बड़ा किया। एक मैं केस स्टडी आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, प्रीमियर एयरलाइंस लिमिटेड की, जो 2024 में हमने इसको लिस्ट किया था और कंपनी का करीब 12.5 करोड़ का प्रॉफिट था और 151 करोड़ की वैल्यूएशंस के ऊपर 40 करोड़ रुपीज का हम आईपीओ लेके आए थे। आज वो करीब 300 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर है, यानी कि 6 महीने के अंदर वो डबल मार्केट कैप हो गया। आप सोच सकते हो कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। कंपनी ने क्या काम किया, केवल प्रॉफिट दिखाए। जो वैल्यू दी मार्केट ने, आप प्रॉफिट दिखाओ, अच्छा काम करो और मार्केट आपको इस बात की वैल्यू देता है। एसएमई वर्सेस मेन बोर्ड। एसएमई के अंदर ये मैं टेक्निकल आपको नहीं लेने के जाना चाहता, ये अभी मेरा अभी मैटर नहीं है, सो मैं स्लाइड्स के बारे में ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। तो एसएमई आईपीओ के बारे में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये माइलस्टोन है, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये एक वो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने बिजनेस का, ग्रोथ जर्नी का। जिस तरह से आज आप ग्रो कर रहे हो, तो आप इस तरह से ग्रो करोगे। तो मैं आपसे एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, आप आने वाले 10 साल में कहाँ पहुंच सकते हो खुद से लिखना आप। यानी कि मान लीजिए आज आपकी टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है और आप 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते हो, आप इसी तरह से काम करोगे तो 10 साल के अंदर अपने आप को कहाँ देखते हो। ये आप को एक्सरसाइज करनी है। जब एक्सरसाइज कर लोगे, मेरे नंबर पर एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपके साथ 2 घंटे 1 to 1 बैठूंगा, जिसकी मेरी कोई फीस नहीं होगी। और मैं एक्सप्लोर करूंगा आपकी कंपनी में आईपीओ की पॉसिबिलिटीज कैसे बन सकती हैं, क्या आपको आईपीओ हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या आपका आईपीओ आ सकता है नहीं आ सकता। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप ईयर वाइज 10 साल की प्रोजेक्शंस बना के मेरे को पहले आप दोगे। आज आपकी टर्नओवर क्या है, कितना पैट अर्न कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में कितनी टर्नओवर करोगे, पैट कितना अर्न करोगे। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप राइट डाउन करो और मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। हम आपसे फिर दोबारा बात करके और एक 1 to 1 मीटिंग फ्रीज करेंगे और हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए आईपीओ की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या काम करते हैं। प्री आईपीओ प्लानिंग, आईपीओ लॉन्च करते हैं और पोस्ट आईपीओ सपोर्ट करते हैं। आईपीओ में पब्लिक में जाना क्यों है, आईपीओ की स्ट्रेटेजी बनाना, एंड टू एंड सोल्यूशन देना, आपके एक जो आईपीओ प्लान है उसको समझना, आपके गैप एनालिसिस करना, उसको डायग्नोसिस करना, अकाउंटिंग प्रोसेस को देखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखना, टैक्स स्ट्रक्चर में हेल्प करना, आईपीओ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना, आपकी कंपनी को आईपीओ रेडी बनाना, सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी करना, आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशन देना, आपको जो बोर्ड पूरा करना है, सीएस बनाना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना, उसमें हेल्प करना, मर्चेंट बैंकर अपॉइंटमेंट में हेल्प करना, आरटी के अपॉइंटमेंट में हेल्प करना, मार्केट मेकर, अंडर राइटर, वैल्यूएशंस, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करना, ड्यू डिलिजेंस करना, आपके प्रिपरेशंस में हेल्प करना, आपके कंपटीटर के साथ बेंचमार्क एनालिसिस करना, आपके बिजनेस के आइडियाज को वैलिडेट करवाना, ई सॉप्स में हेल्प करना, और उसके बाद जो डीआरएस भी बनेगा
उसमें हेल्प करना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। उसके अलावा हमारी सर्विसेज आगे भी कंटिन्यू रहती हैं, जैसे कि आईपीओ प्रोसीडिंग से आप क्या करोगे, आपको माइग्रेशन सपोर्ट करना है वो भी हम करते हैं, लेवल 2 की फंडिंग, लेवल 3 की फंडिंग, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, कोलोबेशन, मर्जर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने में। तो वहाँ भी हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ, हमारा जो मुझे एक्सरसाइज करके आप दोगे, तो ये 1-to-1 डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, जिसकी वैल्यू बनती है 50,000 रुपीज। अगर आपकी प्री आईपीओ असेसमेंट हो जाए, अगर वहां पे अगर आप पास हो जाती है आपकी कंपनी, तो प्री आईपीओ असेसमेंट बनता है 1 लाख रुपए का। तो ये दोनों चीजें मैं आपके लिए 99 रुपीज में करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं आपसे 1-to-1 मीटिंग करूंगा 2 से 3 घंटे की, जिसके बदले हमारी 99 रुपीज फीस होगी। अगर आप एलिजिबल बन जाते हो आईपीओ के लिए, उसके बाद आपकी प्री आईपीओ असेसमेंट होती है, जो काफी डीप है। जिसमें आपकी कंपनी को एनालिसिस करना है, उसको प्री रिपोर्ट तैयार करके देना है, कब आपकी चेक पॉइंट बनाना है, कब आपका आईपीओ आएगा, वो सब बनाना है। तो उसकी करीब 1 लाख फीस होती है। बट मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो दोनों चीजें आपकी 99 रुपीज की रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक्सरसाइज करके देनी होगी। आप आने वाले 10 साल के प्लान आप मुझे बना के दोगे, मैं 10 साल में आपकी टर्नओवर एग्जैक्ट कहाँ रहेगी। आप आईपीओ छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए, जिस तरह से आप आज काम कर रहे हो उस तरह से आपको देखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टाफ ट्रेनिंग हम देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे सबको, और एक नॉमिनल फीस जो आपकी वो भी हम डोनेट कर देंगे, वो भी हमें रखना नहीं है। हमारा टारगेट है आने वाले 10 साल के अंदर कम से कम 100 बिलियन डॉलर कंपनी क्रिएट करना। हम इस एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, और उसी के सिलसिले में आज मैं आपसे एक वीसी कर रहा हूँ। ये हमारी टीम है, सीए मुकर अग्रवाल है, माँ शीतला आरटीए फर्म है, उसके भी ये ओनर है। और हमारे पास करीब 20,000 कंपनी डीमेट है, जो मुकुल जिसको देखते हैं। सी एस अंशु अग्रवाल हैं, वो कंपनी सेक्रेटरीज हैं। सी धीरेन्द्र गुप्ता हैं, अंकुर अरोड़ा हैं, जो एक्सपर्ट हैं आईपीओ आईपीओ एडवाइजरी में। अमित कुमार हैं, पंकज जैन हैं, सन्नी मेहता हैं, विकास अग्रवाल है, नवनीत बंसल है। उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारा काम है, आईपीओ एडवाइजरी सर्विस देना, कंपनी को एजुकेट करना, और कंपनी को आईपीओ लाने के साथ साथ बिलियन डॉलर कंपनी कैसे बना सकते हैं उसमें आपकी सपोर्ट करना। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा नंबर है 9818587690, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, उस एक्सरसाइज की पेपर पे सिंपल आप डाल के, यानी कि 2024-25 में आपकी टर्नओवर क्या होगी, मैं आपको टर्नओवर क्या रहेगी, उसका पैट क्या रहेगा, तो ये सब चीजें मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। फिर हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, फिर हम 1-to-1 सेशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम हमारी कंपनी का आईपीओ आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है तो कब आ सकता है, और उसके बाद प्री आईपीओ असेसमेंट्स। तो ये सब चीजें हम आपकी करके देंगे। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि आईपीओ का क्या होगा, बट ये सब चीजें हम आपको करके दे सकते हैं। बट होगा कब, जब मुझे आप बना के दोगे। सो दिस वाज द स्लाइड फ्रॉम माय साइड। नाउ आई कैन ओपन any questions. So please unmute ourselves and you can ask any questions. Manish ji, Himanshu ji, Harish ji, please. I would like to love to listen my feedbacks of sessions. It was a very small sessions and मुझे लगता है मैंने ठीक से डिलीवर किया होगा। और प्लीज। बहुत ही बढ़िया सर, काफी कुछ खुला, काफी कुछ समझ में आया, हम कहाँ हैं ये पता चला, कहाँ जाना है ये भी पता चला। तो बाकी तो अब आपसे थोड़ा एनालाइज हम करेंगे, फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, तब पता चलेगा। यस सर, बट मैंने मजा बट मजा आ गया। बट मैं देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं कोच नहीं हूँ, और मेरा काम है एसएमईज को एम्पावर करना। सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे 100 एसएमईज में से कम 100 एसएमईज को मुझे बिलियन डॉलर कंपनी बनाना है। ये मेरा जिंदगी का उद्देश्य है। तो मैं उसी पे काम, उसी की राह पे चलाऊं। मैंने देखा लोगों को लगता है कि भी हम आई कोई सेमिनार कर रहे हैं, कुछ पैसे मांग लेंगे या कुछ वो होगा। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा, आप सक्सेस हो जाओगे। हमारे पास एआई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो हमें पैसा वैसे ही हम वहां से अपने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। डाल दो, हमें हमें वी आर इन्वेस्टर एज वेल। तो उससे हमारी कमाई अपने आप हो जाएगी। आप अच्छा काम करेंगे, हमारे पैसे वैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। सो वी सही आर नॉट बात। थिंकिंग अबाउट दैट सर। जी। तो अभी रिसेंटली अगर आप कोई आईपीओ लेके आ रहे हो, तो हमारा पैसा भी डबल करवा दो। हाँ, उसके लिए मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा हरीश जी। जी जी जी। चलो ठीक है सर। सर। तो मैं आपसे चाहूंगा सर, ये जो मैंने आपको कहा है ये जरूर आप बना के दें मेरे को। आपका पैड क्या रहेगा और आपके आने वाले 10 साल में क्या टर्नओवर रहेगी,
आपको 1 घंटा लगेगा, सोच के लिखना जो प्रैक्टिकल आपको लगता है। मैं इंश्योर करूंगा पेपर पे सबसे पहले 2 बातें होते हैं कंपनी को बिलियन डॉलर कंपनी बनाने के लिए। एक तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए, आपके दिमाग के आइडिया से मैं पेपर पे बना के आपको दूंगा, फिर हम एक्शन प्लान बनाएंगे कैसे अपनी कंपनी को एक बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं। सो दिस थिंग आई विल डू, बट उसके लिए आपको मुझे एक छोटी सी एक्सरसाइज करके आपको ये देनी होगी। प्लीज और भी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सुनील जी, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सेशन, आपने थोड़ा माइंड ओपन किया आईपीओ के अगेंस्ट। तो एक तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, एक तो जो आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी उसमें ये एक चीज तो बहुत ही अच्छी लगी कि जो लोग हमारे में इन्वेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए मैनिफेस्ट करेंगे। अभी तो हम लोग खुद ही अपनी कंपनीज के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया, इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। ठीक है, और दूसरी चीज आपने लिखा कि ये 10 ईयर का जो प्लान है ये हमने बनाया तो है, इसमें मतलब मेरा प्रश्न ये है, एक होता है लॉजिक माइंड कि आज की हमारी रेवेन्यू इतना आ रहा है, उस हिसाब से हमने 20 25 30% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया और आगे चलते गए। और एक होता है हमारा विजन कि हमारा विजन क्या है। तो अब मेरे को देना तो क्या है आपको आपको व्हाट्सएप के ये ऊपर? आपको देना है जो प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। देखिए हम सर कोई 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कोई 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस की वजह से शायद आज आप हो। मैं आपको एक जी, चीज बोलना चाहता हूँ, जब हम कोई बड़ी चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको रास्ते अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा मैंने आपको आईपीओ को नीश बनाया तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में कैसे कुछ ना कुछ आया था। शायद आज आपने सेशन लिया, आज आप मेरे से मिले हो, तो शायद एक ये जरिया बन सकता है। आप लॉजिकली लिखना, आप जिस तरह से आपने काम किया और जिस तरह से आप काम आगे करोगे, तो 10 साल का आप एक ग्रोथ प्लान बनाएं। कोई मैनिफेस्टेशन आपने कोई ऐड नहीं करना, कोई आईपीओ उसमें ऐड नहीं करना। आप सिंपल देखना, मैं आज 50 करोड़ कर रहा हूँ, कल मैं 60 कर लूंगा, उसके बाद मैं ये लोन ले लूंगा, लोन से मेरा ये हो जाएगा, उससे मेरा वो हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल आपको लगता है उस तरह से आप बनाना। समझ गया, मतलब बेसिकली लॉजिकल। लॉजिक लॉजिक बेस्ड आप कहना चाह रहे हो। ठीक यस। है। और सर लेकिन अभी जैसे इसमें हमें 25% हमने इक्विटी डाइल्यूट करी, हमें एक एक फंडिंग आ गई, तो उससे उस जो आपने ये बार पहले बताया था कि हम ऑटोमेशनों में फंस जाते हैं छोटी कंपनीज, और हमारे पास ये सब चीजें नहीं होती जो बड़ी कंपनी में होती है, तो हमें तो फंडिंग मिलेगी ना बेसिकली। फंडिंग के बाद हमें हमें उसको इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंगली कि ऑटोमेशन पे पैसा लगाया जाए, या कोई और सपोर्ट भी मिलेगा? जैसे आपके मेरे साथ क्वेश्चन। मिलेगा हिमांशु जी आपको। देखिए जब क्या होगा, आपका आईपीओ आएगा, आपका ना नया सर्कल डेवलप होता है, जिसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, मर्चेंट बैंकर आपके पास आएंगे, ये बहुत बड़े लोग होते हैं। आपको फ्री के कंसल्टेंट मिल जाते हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो लोग कनेक्ट करके देंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। और आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो उनका पैसा ग्रो करेगा, तो एक तरह से उनकी मजबूरी भी है। वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा क्या होता है हिमांशु जी, मान लीजिए आप 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते हो, आपको लगता है बड़ी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, मैं किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के 10 लाख रुपए नहीं दे सकता। लेकिन जब आपको पैसा फ्री का मिलता है, हाल तो फ्री का नहीं है, आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देनी होती है अपने शेयर होल्डर्स को, बट आपको तो आपने कमाया नहीं है, तो आपने एक तरह से अर्न किया है, यानी कि आपकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो गई। उससे पैसे को जब आपके पास मान लीजिए बैंक में 10 करोड़ 20 करोड़ आपके पास आ जाता है, और आपको 10 लाख रुपए ऑटोमेशन पे खर्च करने पड़ते, तब सोचोगे नहीं आप। एक्चुअली सर आप, तो सर जो अभी कुछ ग्रांट से रिलेटेड भी कोई स्कीम्स हैं, इससे थोड़ा टॉपिक हटके है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रांट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है? जैसे ये तो हमें आई। काफी काफी स्कीम्स होती हैं, उसके लिए आपको एमएसएमई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ एसएमईज में इस तरह की कोई स्कीम, बट मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। एमएसएमई के डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो कोई भी ग्रांट स्कीम है, कुछ भी है, तो दे विल गाइड यू ऑन दैट पार्ट। Okay, sir, I'll send you very soon. I will send you the details of the revenue what we are focusing, and यस। like to connect with you again, sir. यस, आई विल वेट फॉर यू। ऋषभ सर, आप Th- कुछ पूछना चाह रहे हैं ऋषभ जी? Thank you, sir. Thank you so very much, थैंक sir, यू। for your session. थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सर, थैंक जी सर। यू। हाँ मेरा एक ऋषभ डाउट था जी। सर। यस सर। पार्टनरशिप फर्म अगर हो तो उसको अगर आईपीओ जर्नी के लिए प्लान करना हो तो उनके लिए क्या प्रोसेस है और क्या एडवाइस है? सर आईपीओ के लिए जो आपका रहेगा, तो सबसे पहले आपको ना लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करनी होगी आपकी फर्म। ठीक है जो सर। आपके जो आपकी पार्टनरशिप है उसको आप लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जो रोड मैप मैंने आपको दिया है, जो डीआरएसपी बनेगा, या जो मैंने आपको इंटरमीडिएट अपॉइंट करना, डीआरएसपी बनाना, फाइल करना, वो
वो सारा प्रोसेस उसके बाद ही होगा। बट यस, अपनी पार्टनरशिप फर्म को आप कन्वर्ट करना होगा, देन आपके जो फाइनेंशियल्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, उसको भी कंसिडर किया जाता है। इट विल आल्सो ठीक। काउंट, बट फर्स्ट कंडीशन उसमें यही रहेगी, आप उसको कन्वर्ट करो लिमिटेड कंपनी में। कितनी लंबी जर्नी होती है सर ये अराउंड पार्टनरशिप 1 ईयर, से अराउंड 1 ईयर मान के चलें, 1 साल के अंदर लिमिटेड आपका सारे कंपनी है? प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। ये अच्छा, लिमिटेड में कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड में कन्वर्ट करना प्लस फिर लिमिटेड के आगे अगर आईपीओ फाइलिंग के लिए जाना है तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मिनिमम इयर्स चाहिए एज अ कंपनी? नहीं, अभी मैक्सिमम 1 साल में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, 1 ईयर। ओके। 1 साल के आपका बिजनेस क्या है इस सब्जी आपका? सर मैन्युफैक्चरिंग है केमिकल्स की। ओके, ये सारा का सारा आपका विदिन 1 ईयर हो जाएगा आपका प्रोसेस। ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ सर। थोड़ा सा सर एक आइडिया अगर आप दे सकते हो कि व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व? आपने कहा बहुत ज्यादा नहीं है, आई बट टेल यू, अराउंड आपका जो खर्चा होता है वो 8-9% से लेके 15% तक खर्चा जाता है। बट अच्छी बात क्या है ऋषभ जी, इसके अंदर आपको पैसा भी खर्च नहीं करना, आपको बड़ा मिनिमम सा पैसा भी खर्च करना होता है। जब आपका आईपीओ आ जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 50 करोड़ का आईपीओ आता है और आपके 5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, वो खर्च आपके होंगे आईपीओ आने के बाद। यानी कि आपके पास पैसा आ गया होगा, उसमें से आपको खर्च करके देना है। और पैसे खर्च कौन कौन से होते हैं? आपको मर्चेंट बैंकर को देना पड़ता है, अंडरराइटिंग फीस देनी पड़ती है आपको, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, आपको उसको मार्केट मेकर को अपॉइंट करना पड़ता है, आपको आरटीए को अपॉइंट करना पड़ता है, आपको एक्सचेंज को फीस देनी पड़ती है, और ये सारे आपको बैंक को फीस देनी पड़ती है, आपको एनएसडीएल को फीस देनी पड़ती है, सीडीएसएल को फीस देनी पड़ती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी पेमेंट करोगे, जो अराउंड 8% से लेके 12-15% तक खर्चा आपका बनता है, डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ आईपीओ, उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है आज मान लीजिए आपका 50 करोड़ का आईपीओ आना है और आज आपसे मर्चेंट बैंकर शुरू में काफी पैसे मांग लेगा, नहीं, वो आपसे सीरियस रह के 10-20 लाख रुपए एडवांस जरूर ले सकता है, बट अल्टीमेटली खर्चा तभी होना है सर आपका। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो मैं वेट करूंगा सर आपका उसको लेके, आपकी प्रॉफिट शीट को बना के 10 ईयर्स प्लान को लेके। बिल्कुल सर। तो मैं अपना नंबर इसमें भी डाल रहा हूँ दोबारा से, आप नोट भी कर सकते हैं, 9818587690। दिस इज माई नंबर, तो प्लीज आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, सो हमारी टीम आपसे फिर कनेक्ट कर लेगी सर। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी सर। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी जैसे होती है, तो उस केस में भी लिमिटेड में कन्वर्ट होके हो जाएगा या फिर मतलब कुछ और प्रोसेस रहता है? नहीं, सेम ही प्रोसेस रहता है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसको तो कन्वर्जन होता है, और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका टेक ओवर होता है। पहले कंपनी बनेगी, वो कंपनी उसको टेक ओवर करेगी, प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो लेकिन उसमें भी फिर वो 1 ईयर का टाइम ही लगता है जैसे हाँ, पार्टनरशिप में हम? अभी अभी के लिए तो सेम प्रोसेस है, अभी के लिए तो गवर्नमेंट के रूल चेंज नहीं हुए। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको भी आप कन्वर्ट करके अपना आईपीओ 1 साल में ला सकते हैं। ओके, ओके। तो एनी मोर क्वेश्चन सर? सर आज के लिए आज्ञा दीजिए। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू एंड विशिंग आपकी कंपनी एक बिलियन डॉलर कंपनी बने और आप जल्दी से बड़ी राइज करें। सो थैंक यू एवरीवन सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू।